Let us discuss the problem of electrostatics, which is based on electric flux, and this is simple but good problem. इसमें दिया क्या है? There is non-conducting sphere of radius r which is uniformly charged. Usual case है, डेंसिटी इसमें चार्ज की हर जगह सेम है. तो बताना क्या है कि इसमें कैसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन चूज करना है जिससे एसोसिएटेड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो. एक क्वेश्चन इसलिए बनता है कि हमें आइडिया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ पहले बढ़ती है, राइट. और अगर मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो आगे जाने पर क्रॉस सेक्शन घटता जाएगा लेकिन फील्ड बढ़ती आएगी. तो जो प्रोडक्ट है फील्ड और क्रॉस सेक्शन का, इट विल वेरी, बीच में कहीं उसका मैक्सिमम आ सकता है. तो इसी केस को एनालाइज करते हैं. इसमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन मेजर किया गया और इस क्रॉस सेक्शन में हमें फ्लक्स देखना है. तो पहले वो फार्मूला निकाल करते हैं. यूनिफॉर्मली डेंस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से स्मॉल और डिस्टेंस पर ये होती है. आई एम नॉट डिराइविंग हियर, यू शुड वेरी कॉमन रियल टर्म, वन शुड नो इट. यहाँ से आर डिस्टेंस पर अंदर, अगर पॉइंट अंदर है स्फीयर के, तो फील्ड यहाँ आती है, तो रेडियल आती है. कितनी आती है? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डेंसिटी के टर्म्स में. और इसे फील्ड हमें पता लगे, इसका कंपोनेंट लेंगे एरिया के परपेंडिकुलर. तो कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन स्मॉल आर. एक्स क्या है? स्फीयर के सेंटर से इस क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज ए फिक्स्ड. जब तक इस पे हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन मेजर कर रहे हैं तब तक एक्स हमारा फिक्स रहेगा. इसी एक्स को हमें निकालना है इस ढंग से कि इस एरिया से फ्लक्स मैक्सिमम आए. अब चूँकि यहाँ भी फील्ड हर जगह अलग अलग होगी, हर पॉइंट के लिए स्मॉल आर अलग होगा, तो फिर यहाँ हमें एक स्ट्रिप मानना पड़ेगा. तो इसी में इस सर्किल के सेंटर से वाई डिस्टेंस पे आकर, जिसको मैंने यहाँ दिखा रखा है, एक सर्कुलर स्ट्रिप मानते हैं जिसकी विड्थ फिर लेंगे, थोड़ी सी विड्थ डी वाई, और इसका एरिया लिखेंगे 2 पाई बाई डी वाई, राइट. और इस एरिया में जो फील्ड होगी, वो जो फ्लक्स क्रिएट करेगी, वो इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी जो एक्स के अलॉन्ग है, यानी इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ई कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखें. तो फाइनली इस स्ट्रिप से, जो स्ट्रिप मैंने यहाँ दिखा रखा है, इससे फ्लक्स आ जाएगा थोड़ा सा ई कॉस थीटा इंटू डी ए. ई की वैल्यू यहाँ से रखा जाए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और फिर कॉस थीटा ऐसा करेंगे तो आर से ये वाला आर कट जाएगा, सिंपली आ जाएगा ऊपर रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, राइट, ई कॉस थीटा का. डी ए की जगह 2 पाई बाई डी वाई. अब इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं. इसमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को, तो एक्स विल बी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट, बिकॉज जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ सभी के लिए एक्स सेम है. तो ये कुछ टर्म हम लोग बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, वाई डी वाई छोड़कर ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा. और यहाँ जाएगा इंटीग्रल सिंपल वाई स्क्वायर बाई 2. वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है मैक्सिमम वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस का एक पॉइंट होगा. स्फीयर हमारा कुछ ऐसा है ना, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ का जो पॉइंट है सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें. अब इस एक्सप्रेशन को देख क्लियरली लग रहा है जैसे एक्स बढ़ेगा, ये एक्सप्रेशन तो बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा, तो प्रोडक्ट इनका कहीं मैक्सिमम हो सकता है. तो डेरिवेटिव जहाँ जीरो होगा इसका, वहाँ मैक्सिमम आ जाएगा. फाई का डेरिवेटिव ज़ीरो कर दें इस एक्सप्रेशन का, तो बाकी तो कांस्टेंट है. वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू आर बाई √3. और फिर करस्पॉन्डिंग एरिया मैंने पूछा हुआ है था इस क्वेश्चन में, तो वो एरिया आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, राइट.
और करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्लक्स निकालना हो तो वापस इसको एक्स को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम ऑफ आरसी सर्किट। ये एडवांस की लेवल की ही प्रॉब्लम है। इसमें इसमें दिया है कि there are two resistors, say R1 and R2. They are connected like this through a cell of EMF V0. R1 R2 हमें दिए गए हैं और ये कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज है, S is open. दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। इस तरह की आइटम पहले आ चुकी है, तो जो काफ़ी पहले आई है। इसमें एक दो एडिशनल क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। दिस में भी आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चन भी आस्क्ड दिस ईयर। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जिस समय ये कैपेसिटर अनचार्ज था उस समय इस स्विच को क्लोज किया गया, उस टाइम को मान लिया गया 0। इस स्विच को क्लोज करने के टी टाइम बाद इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इस फॉर्म से सपोज वेरी करता है। ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड ए एंड बी क्या होंगे इसके टर्म्स में। जो क्वांटिटीज यहाँ दी गई हैं V0, R1, R2 एंड C, इन्हीं के टर्म्स में ए और बी हमें पता करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, और ऐसा करते समय R1 को फाइनली R ले लेंगे, R2 को 2R। अगला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ ए एंड बी विल रिमेन अनचेंज इफ़ वी इंटरचेंज R1 R2। अगर R1 R2 इंटरचेंज कर दिया जाता और फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन इसके वोल्टेज का माना जाए, तो अब इसके इंटरचेंज होने के बाद ए और बी की वैल्यू में किसकी वैल्यू अब भी वही आएगी, ये पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द सेल जस्ट आफ्टर एंड बिफोर क्लोजिंग द स्विच। और थ्रू द सेल मतलब थ्रू द आर, क्योंकि जो भी करंट यहाँ जाएगी इसमें तो जाएगी। तो क्लोज करने के पहले यहाँ क्या करंट थी, तो क्लोज करने के जस्ट बाद यहाँ क्या करंट थी, ये पूछा गया है। लास्ट पार्ट इसी करंट या सेल करंट कह दें, इसका ग्राफ टाइम के साथ कैसा होगा, जब लास्ट पार्ट। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने में जो की कॉन्सेप्ट है उसको यही डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो और आरसी सर्किट है, इसमें दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइम के बाद जहाँ भी कैपेसिटर होगा वहाँ कोई करंट नहीं होगी, यानी लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ कोई करंट नहीं आएगी। जब यहाँ कोई नहीं आएगी लॉन्ग टाइम के बाद, तो ये दोनों फिर से सीरीज में आ जाएंगे, राइट। और उस कंडीशन से फिर यहाँ लॉन्ग टाइम के बाद हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। और कैपेसिटर में कभी भी चार्ज अचानक चेंज नहीं होता। इफ़ देयर आर सम रेजिस्टेंसेस इन द पाथ ऑफ करंट, तो कैपेसिटर का चार्ज कभी अचानक चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे एक नॉर्मल केस जो हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर का, इसमें एक कैपेसिटर सेल से कनेक्ट किया गया, यहाँ तो ये चार्ज तुरंत CVN0 आ जाता है, मालूम V0 है, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ चार्ज कंटिन्यूसली ही चेंज होगा या वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जैसे इसको क्लोज करेंगे उसके पहले देखेंगे कि यहाँ चार्ज क्या था, वो 0 था। इसको क्लोज करने के तुरंत बाद भी यहाँ चार्ज 0 ही रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो चार्ज 0 होने का मतलब वोल्टेज 0 होने का मतलब, चूँकि ये पॉइंट, ये पूरा टर्म, ये दोनों पॉइंट यहाँ कनेक्टेड हैं, तो अगर यहाँ वोल्टेज 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, बिकॉज दीज टू कनेक्शंस आर इन पैरेलल। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ वोल्टेज 0 मीन्स, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज 0 मीन्स कि यहाँ करंट 0 हो जाएगी। तो क्या यहाँ भी हो जाएगी? नहीं, जो करंट यहाँ से चलेगी इस स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद वो अब आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसमें नहीं जानी है। कैपेसिटर करंट अलाउ करेगा इन द बिगनिंग, लॉन्ग टाइम के बाद नहीं। तो करंट यहाँ जो भी आना चाहे आ सकती है। तो स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ करंट 0, यहाँ वोल्टेज 0, तो सारा वोल्टेज फिर यहाँ लग जाएगा, क्योंकि इसका वोल्टेज 0 है। तो यहाँ करंट हो जाएगी क्लोज करने के तुरंत बाद V0/R1। ये सारी पॉइंट आगे यहाँ मैं ब्रीफली फिर समराइज़ कर देता हूँ।
इसमें टफ पॉइंट है बी की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू निकालना तो इजी है, बाई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि लॉन्ग टाइम के बाद ये टर्म क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी डालें तो ये 0 हो गया, ये ए हो गया। दैट मीन्स ए इज़ क्लियरली पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वही चीज़ यहाँ मैंने मेंशन कर दी है कि एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी वी सी इज़ ए, राइट। और उस वी सी की वैल्यू टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, चूँकि यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी तो ये दोनों सीरीज में हो गए, नो करंट फ्लो थ्रू द स्विच, फ्लो इन द सी। सो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी वी सी बराबर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट हो जाएगी वी नॉट अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर वन प्लस आर टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज यहाँ वही यहाँ, तो ई की वैल्यू आ जाएगी। और आर टू आर वन आर टू हमें पता है, तो ये आ जाएगा आई थिंक 2v0/3, यस, ई की वैल्यू। और बी कैसे निकाला जाए? बी निकालने के लिए हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए ये तरीका जो मैंने बताया इसमें ए का, और ऐसी ही एक शॉर्टकट बी के लिए वो ये है कि कुछ ऐसा सोचा जाए कि बी बाहर आ जाए। बी तभी बाहर आ सकता है जब इसका डेरिवेटिव लिया जाए, तो हमें dVc/dt लेना पड़ेगा, जो कि आएगा। और t इक्वल टू 0 पर ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा। तो समहाउ dVc/dt t इक्वल टू 0 पर निकाला जाए और उसे AB के इक्वल किया जाए। अब dVc/dt किस चीज़ के एक्सप्रेशन में आएगा? हमें पता है कि Vc और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज हो गया। तो अगर इस चार्ज का डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। चार्ज का डेरिवेटिव करंट है, दैट मीन्स हमें t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालनी चाहिए, और उस करंट से फिर ये ए भी निकाले जा सकते हैं। दैट इज देन हियर, मैंने Q को लिखा CVC, VC का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो dQ/dt ये आ जाएगा डेरिवेटिव करके। और t इक्वल टू 0 पर अब dQ/dt ही करंट थ्रू कैपेसिटर होगी, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 हो गया CAB। अब t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के थ्रू करंट होनी कितनी चाहिए, अगर वो हम निकालें तो C क्विट कर दें। अभी पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, t इक्वल टू 0 पर यानी स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ चार्ज 0, वोल्टेज 0, तो यहाँ करंट 0, क्योंकि वही वोल्टेज यहाँ आएगा। तो यहाँ करंट 0, जो करंट यहाँ से चलेगी यहाँ जाएगी। ये वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज 0 है, तो सारा वोल्टेज यहाँ लग गया। और फिर करंट यहाँ क्या होगी, V0/R1, और वही करंट C में जाएगी। जैसे पहले बताया कि कैपेसिटर करंट अलाउ करता है बट लॉन्ग टाइम बाद नहीं। तो क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ करंट हो गई V0/R1, तो CAB को हम लोग V0/R1 के इक्वल कर देंगे। ए की वैल्यू पहले मैंने निकाल लिया है, राइट। यहाँ से B आ जाएगा। जब B आ जाएगा तो इसकी ऑब्जर्वेशन से लिख रहा है, देखो कि R1/R2/R1+R2। अगर R1/R2 इंटरचेंज किए जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली है दोनों R1/R2 के रिस्पेक्ट में। जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर B ही है वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगी, राइट। और यहाँ पे, यहाँ से मैंने यहाँ 2 और आ जाएगा एक वैल्यू में, राइट। इसमें जो ग्राफ पूछा है लास्ट पार्ट में, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद R2 में वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्टेड है। कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है शुरू में, तो वहाँ वोल्टेज नहीं लगेगा, सारा वोल्टेज सेल का R1 पे लग जाएगा। R1 में फिर करंट हो जाएगी V0/R1, वही सेल की करंट होगी। और लॉन्ग टाइम बाद जब कैपेसिटर करंट अलाउ नहीं करता तो R1/R2 फिर सीरीज में आ जाएंगे। सेल को ये फील होगा कि R1/R2 सीरीज में है, तो करंट भेजेगी सेल V0/R1+R2, और वही R1 में भी होगी, राइट। तो करंट इस तरह से बाद में स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद करंट अचानक बढ़ी हुई मिली थी, कितनी, V0/R1, और लॉन्ग टाइम बाद फिर से घट के वो वही हो जाएगी जो स्विच क्लोज करने के पहले थी, यानी V0/R1+R2 जो कि कम होगी पहले से, राइट। ये ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आएगा जैसे दिखाया गया है।